नमस्कार, फ्लाइंग एस्पिरेंट एके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर 8, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें हम भारत की जलवायु, वहाँ पाए जाने वाली वनस्पतियाँ और वहाँ पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। आप दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी भी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, जिसे गर्मी का मौसम कहते हैं। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, जिसे हम मेनली शरद ऋतु भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ शीत ऋतु के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जिसे आप इस एनिमेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। आगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है कि गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। इसे भी आप इस एनिमेशन की सहायता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का समय है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। तो इसे हम यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जब ये महासागरों से होकर चलने वाली ये मानसूनी हवाएं जब भारत की ओर रुख करती हैं, तब ये दक्षिण पश्चिम में दक्कन के पठार तथा उत्तर पूर्व में मेघालय की गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और वहाँ पर ये भारी मात्रा में वर्षा कराती हैं। आगे देखते हैं। आगे मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु के बारे में बताया गया है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को वहाँ जलवायु कहते हैं। तो इससे हम इस बात को जानते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक जो भी मौसम की स्थिति होती है, उसकी एक औसत अवस्था को ही वहाँ के जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। या नेक्स्ट पेज में किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर वर्षा होती ही नहीं है। आगे प्राकृतिक वनस्पति को डिफाइन करते हुए बताया गया है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है।
कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आगे है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे बताया गया कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो आगे तो यहाँ दिया हुआ है, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में वृक्षों के महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। ये देखिए, वृक्षों की जड़ें यहाँ पर मिट्टी को बांधने का काम करती हैं, जो कि मृदा अपरदन को रोकने में बहुत ही सहायक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, वृक्षों से हमें फर्नीचर, खेल का सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, शहद, फल, गोंद एवं लाख जैसे उत्पाद मिलते हैं। साथ ही साथ वन जो है वो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। वनों से हमें इमारती लकड़ी और रबर जैसे उत्पाद भी मिलते हैं। आगे वन्य प्राणी के बारे में उल्लेख करते हुए बताया गया है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। नेक्स्ट पेज में है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो ये काम आप कर सकते हैं। आगे है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। हम सभी जानते हैं कि कोबरा एवं करैत ये दोनों ही विश्व के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। अगले पैराग्राफ में है, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो यहाँ पर बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा हाथ था राजस्थान के कैलाश सांखला का। साथ ही यहाँ पर हस्ती परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू की गई थी, जिसके बाद से हाथियों के शिकार में भारी मात्रा में कमी भी पाई गई। साथ ही साथ हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर हाथी मेरे साथी इनिशिएटिव 2003 में साइट्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आगे देखते हैं, क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो इसे हम पिक्चर के द्वारा देखते हैं।
ये देखिए, ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस पिक्चर में भारत क्षेत्र में स्थित टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है जो कि वन्य जीवों की घटती आबादी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। यहाँ पर प्रवासी पक्षी के बारे में बताया गया है। कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिटिल स्टिंट का पिक्चर दिखाया गया है। ये है लिटिल स्टिंट। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा क्लास 6 का भूगोल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के भूगोल का चैप्टर 1। तब तक आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक क्लास 6 के भूगोल को हमारी वीडियो के द्वारा रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अपने दोस्तों को भी NCERT सीरीज से जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।